हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, सो तुम्हारा जो दृष्टि बैच चल रहा था, इसमें हमने हमारा लास्ट लेक्चर करा था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का, जहां पर हमने डिस्कशन किया था कि भाई यूक्लिड ने कुछ चीजों के बारे में बताया है, कुछ चीजों की परिभाषा बताई है जो कि ज्यामिति से रिलेटेड है। हमने कुछ देखा था, अभिधारणाएं क्या होती हैं, अभिग्रहित क्या होते हैं। ठीक है, हमें पता चला था कि भैया अभिधारणा अभिग्रहित वो स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि ऐसे कथन होते हैं जिन्हें पहले से ही सत्य मान लिया गया है, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अभिधारणा पूरे के पूरे आपका, अभिग्रहित जो है वो पूरे के पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि अभिधारणाएं केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में तो लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका था। अब ज्यामिति की शुरुआत वहीं से हो गई थी जहां पर हमने पढ़ा था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक, रेखाएं एवं कोण। और ध्यान रखना, इस टॉपिक में तुम जो भी पढ़ोगे वो सब तुम्हारे आगे काम आएगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो वृत्त हो, इन सब में काम आएगा यहां पर जो तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज आएगा, उसमें भी ये सब काम आएगा। उसके बाद चतुर्भुज आएगा, उसमें भी ये सब काम आएगा। उसके बाद वृत्त आएगा, उसमें भी ये सब काम आएगा। तो ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर कुछ नहीं है, वन शॉट है, एक ही बारी में पूरा लेक्चर खत्म करेंगे। तुम चाहो तो 1.5x की स्पीड पर देखकर भी इस लेक्चर को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैं भी कोशिश ये करूंगा कि कम से कम टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूं और ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत ही डिटेल में समझा पाऊं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रेखाएं और कोण। तो हमारे पास पढ़ने के लिए जो टॉपिक है वो है कोणों के प्रकार, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं और कोणों के युग्मों से संबंधित अभिग्रहित और कुछ प्रमेय। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कुछ अभिग्रहित और कुछ प्रमेय आएंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समांतर रेखाओं से जुड़ी हुई कुछ प्रमेय तुम लोगों के सिलेबस से हटा दी गई हैं, केवल एक प्रमेय तुम लोगों के सिलेबस में छोड़ी है। ठीक है, लेकिन हमें वो सारी प्रमेय पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि देखो भैया, वो प्रमेय जो सिलेबस से हटा दी गई हैं, अगर तुम वो नहीं पढ़ोगे तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ना तो यहां ना ही इसके बाद त्रिभुज और चतुर्भुज वाले टॉपिक में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझो जो मैं आज तुम्हें कराने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द शो। ठीक है, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, सबसे पहले आती है रेखाएं। रेखाओं से ही हम शुरुआत करें तो अगर तुम एक साइकिल को बिल्कुल एक जगह से चलाना शुरू करते हो और दूसरी जगह तक लेकर जाते हो, ठीक है, एक जगह से चलानी शुरू करी और सीधी सीधी रोड पर तुम दूसरी जगह पर ले गए, तो वो जो साइकिल जिस पाथ को फॉलो करेगी या साइकिल जिस रास्ते को फॉलो करेगी वो क्या है, वही रेखा है। ठीक है, कि भैया आपने एक जगह से साइकिल चलानी शुरू करी और इस जगह से साइकिल चलते 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 यहां पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो साइकिल ने पाथ फॉलो किया, यही तुम्हारी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। इसके बारे में हमने हमारा पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, कि भैया रेखा की जो परिभाषा थी वो हमने पढ़ी थी, क्या होती है, हमारी लंबाई रहित चौड़ाई को, हमारा सॉरी चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज जिसके अंदर केवल लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, उसे हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो भाई अब रेखा हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि रेखा के बिना ना त्रिभुज बन सकता है, ना चतुर्भुज बन सकता है। ठीक है, ना ही भैया तुम्हारी त्रिज्या वगैरह देखी जा सकती है। तो रेखा बहुत बेसिक चीज है ज्यामिति की, रेखा के बिना कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो रेखा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेखा के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास रेखाखंड आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेखा की, तो रेखा क्या होती है, रेखा होती है हमारी एक ऐसी चीज जिसे दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अगर मान लो तुम एक रेखा बना रहे हो तो उसे तुम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। ये रही, ये तुम्हारी एक रेखा है। तो ये जो डॉट डॉट लाइन के साथ एरो दिखाना है, ये जो डॉट डॉट लाइन के साथ एरो दिखाना है, ये क्या दर्शाता है कि तुम्हारी जो रेखा है वो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ सकती है। अब रेखा से पहले, रेखा के बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड बहुत ज्यादा जरूरी है। रेखाखंड क्या होता है भाई, देखो, अगर आपकी रेखा एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है, रेखा अगर एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है,
और रेखाखंड क्या होता है भैया, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, क्योंकि ये एक बिंदु से शुरू होती है दूसरे पर खत्म हो जाती है, तो इसकी लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, रेखा की, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, क्योंकि वो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब रेखाखंड का तो समझ में आ गया, दो अंत बिंदु होते हैं, एक बिंदु से शुरू होती है दूसरे पर खत्म हो जाती है। अब आती है इसके बाद हमारे पास क्या, इसके बाद आती है हमारे पास किरण। किरण क्या होती है भाई, किरण होती है जहां पर आपका एक निश्चित बिंदु से, जैसे सूर्य की किरण है, कहां से शुरू होती है, सूर्य से शुरू होती है और फिर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाती है। ठीक है, तो यानी कि वो एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो यही आपकी किरण होती है, क्या कि भाई एक बिंदु से शुरू होती है लेकिन उसके बाद रुकती नहीं है, उसके बाद ये आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो एक तरफ तो बिंदु लगा हुआ है, दूसरी तरफ एरो बना हुआ है, जिस तरफ एरो बना हुआ है उस तरफ मतलब ये आगे बढ़ती जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम किरण। ठीक है, अब रेखाओं के तो यही प्रकार हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या, इसके बाद आते हैं हमारे पास कोण। ठीक है, तो कोण बेसिकली क्या होता है, कोण बेसिकली ये होता है कि अगर किसी किरण के एक बिंदु को आप फिक्स करके उस किरण को घुमाना शुरू करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये किरण बनाई, ठीक है, इसके मैंने क्या करा, मैंने करा ये कि इसके मैंने ये किरण बनाई, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इस किरण के एक बिंदु को फिक्स कर दिया, ये वाले बिंदु को फिक्स कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इस किरण को घुमाना शुरू करा। बहुत बढ़िया, ये लो भाई, ये रहा। ठीक है, घुमाते घुमाते ये किरण पहली पोजीशन से यहां पर पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो इसके घूमने की माप है कि ये कितना घूमी, ये कितना घूमी, इसी को बोला जाता है कोण। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोण। ठीक, जिस बिंदु पर यहां पर दोनों किरणें मिल रही होती हैं उन्हें बोला जाता है, उस बिंदु को बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, और जिन दो किरणों से मिलकर आपका कोण बनता है उन्हें बोला जाता है भुजा। ठीक है, तो यहां पर दो किरण है ए बी और बी सी, जिनसे आपका कोण बन रहा है। अब आपको कोण का नाम लिखते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कोण का नाम लिखते हुए क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो जिस बिंदु पर आपका कोण बन रहा है वहां पर खाली एक ही कोण बन रहा है, वहां पर खाली एक ही कोण बन रहा है, जैसे यहां पर खाली कोण बी बन रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कोण को इसी बिंदु का नाम दे सकते हो, कोण बी। लेकिन अगर मान लो एक बिंदु पर एक से ज्यादा कोण बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक और किरण यहां पर बना दी ऐसे, ठीक है, अब आपका कोण ये वाला भी बन रहा है बी बिंदु पर और कोण ये वाला भी बन रहा है बी बिंदु पर, तो अगर तुम बोलोगे कोण बी, अगर तुम बोलोगे कोण बी, ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम इस कोण बी की बात कर रहे हो या फिर इस कोण बी की बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, नहीं चल सकता। तो इसी केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसी केस के लिए हमें हमारा क्या करना पड़ता है, हमें कोण के पूरे नाम लिखने पड़ते हैं, और कोण का पूरा नाम लिखने के टाइम पर बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि तुम्हारा जिस बिंदु पर कोण बन रहा है यानी कि जो शीर्ष है वो बिंदु बीच में आना चाहिए बस। ठीक है, तो इस कोण का नाम तुम ए बी सी भी रख सकते हो, या फिर इस कोण का नाम तुम सी बी ए भी रख सकते हो। तो ये तीनों नाम जो हैं, ये तीनों नाम जो हैं वो इसी कोण बी के हैं। ठीक है, तो कोणों के नाम लिखते हुए तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि भैया आपका जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में होना चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों साइड से दो आप नाम लिख लो, चाहे से ए बी सी बोलो चाहे सी बी ए बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कोण की बात। अब हमारे पास जो कोणों के प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं। सीधा मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। हमारे पास सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, बहुत डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूं, जल्दी सुनो। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है आपका 0 डिग्री से बड़ा
और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण होगा। अब चाहे वो 60 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, आपका 85 डिग्री का हो, 74 डिग्री का हो, 70 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा कोण आपका कितना होगा? आपका न्यून कोण होगा। इसके बाद आता है समकोण। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण आपका समकोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। अधिक कोण आता है क्या? अधिक कोण, इसके बाद अगला कोण आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये होता है हमारा अधिक कोण। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, अधिक कोण हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है। अब अधिक कोण के अंदर कौन कौन से कोण हो गए? 91 डिग्री का कोण, 92 डिग्री का कोण, 100 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, 100 आपका 89 डिग्री का कोण। ठीक है, 179 डिग्री का कोण। 100 डिग्री से छोटे जो भी कोण हैं, 180 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े, वो सब आपके अधिक कोणों के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है भैया? सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, स्ट्रेट एंगल लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का कोण, वो हमारा ऋजु कोण होता है। ठीक है, तो ऋजु कोण क्या होता है भाई? देखो, अगर मान लो कोई सीधी रेखा है, तो किसी सीधी रेखा के किसी भी बिंदु पर जो बनने वाला कोण होगा, वो आपका ऋजु कोण होगा। किसी भी बिंदु पर, किसी सीधी रेखा के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण आपका 180 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसे ही हम स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है भाई? देखो, प्रतिवर्ती कोण होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा और आपका 360 डिग्री से छोटा कोण प्रतिवर्ती कोण होता है। अब प्रतिवर्ती कोण के अंदर आ गया आपका 190 डिग्री, 200 डिग्री, आपका 270 डिग्री, 310 डिग्री, 320 डिग्री, ये सब प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, और ध्यान रखना, आप किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण भी निकाल सकते हो, लेकिन वो निकालते कैसे? याद रखना इस चीज को। जैसे मान लो आपको निकालना है कोण ए का प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो कोण ए का प्रतिवर्ती कोण कैसे निकलेगा? कोण ए का प्रतिवर्ती कोण निकलेगा कि 360 डिग्री में से आप उस कोण को घटा दो। 360 डिग्री में से आप उस कोण को घटा दो, तो आपके पास उसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको निकालना है कितना? आपके 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, तो कितना होगा भाई 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण? 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आ गया आपका कितना? 290 डिग्री। तो 70 डिग्री का जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो 290 डिग्री होगा। 70 डिग्री का जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो 290 डिग्री होगा। तो किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो कैसे करोगे? उस कोण को 360 डिग्री में से घटा दो, तो तुम्हारे पास उस कोण का प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आखिरी प्रकार का कोण आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कौन सा होता है भाई? आपका 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, तो आपका 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण होता है और 360 डिग्री का कोण आपका संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, तो यहां तक अब सबको समझ में आ गए कोण के प्रकार। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण होते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे कि आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री।
पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अपना खुद का ही पूरक कोण है, क्योंकि उसका योग 90 डिग्री होता है। 45 + 45 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपका 75 डिग्री और 15 डिग्री क्या हो गया, 75 डिग्री और 15 डिग्री हो गया आपका पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं भाई, पूरक कोण याद रखना, पूरक कोण होते हैं हमारे कौन से भाई, जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। 25 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका, 65 डिग्री। 25 + 65 हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ऐसे ही आते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण होते हैं जिनका योग आपका 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण, वे दो कोण जिनका योग कितना हो, जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हें बोला जाता है आपका संपूरक कोण। ठीक है, जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें बोला जाता है आपका संपूरक कोण। जैसे कि 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो 120 डिग्री का संपूरक कोण है 60 डिग्री और 60 डिग्री का संपूरक कोण है 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है। आपके पास आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका कितना 45 डिग्री और 135 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में 135 डिग्री को जोड़ोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो किसी भी दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा वो आपके संपूरक कोण हो जाएंगे। 20 डिग्री और 160 डिग्री, 180 डिग्री योग हो गया तो संपूरक कोण है। ठीक है, तो भाई देखो जैसे कह रहा है 73 डिग्री का संपूरक और पूरक कोण बताओ। तो देखो अगर मान लो 73 डिग्री का संपूरक कोण x है, कैसे निकालेंगे भाई, आ जाओ। हमें यहां पर मानना पड़ेगा, माना 73 डिग्री का संपूरक कोण x है। तो हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है भाई, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री, अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 73 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री के, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 73 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, x बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो यहां से हमारे पास x का मान निकल कर आ गया कितना, x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 107 डिग्री। तो ये हो गया 73 डिग्री का संपूरक कोण। और 73 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो भैया पूरक कोणों का योग होता है आपका 90 डिग्री। तो हम मान लेंगे, माना 73 डिग्री का पूरक कोण कितना है भाई, 73 डिग्री का पूरक कोण आपका कितना है, 73 डिग्री का पूरक कोण जो है वो y है। ठीक है, तो आप जानते हो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो यानी कि आपका 73 डिग्री प्लस y बराबर आ गया 90 डिग्री के। ठीक है, y का मान यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, y बराबर निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, जहां से हमारे पास y का मान निकल कर आएगा कितना, y बराबर आ गया 90 माइनस 73 कितना हो गया भाई, 90 माइनस 73 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 73 हो जाएगा 17 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 73 हो जाएगा 17 डिग्री। और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो पूरक और संपूरक कोण सबको समझ में आ गए, पूरक और संपूरक कोण सबको समझ में आ गए, जल्दी से बताओ भाई, देख लो एक बार, पूरक और संपूरक कोण सबको समझ में आ गए। कंफ्यूज मत हो जाना, गलती से पूरक कोणों का योग 180 डिग्री और संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री मत ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीधा टॉपिक पे चलते हैं अगले। देखो भाई क्या कह रहा है ये,
अगला टॉपिक है कोणों के प्रकारों में आसन्न कोण। तो आसन्न कोण कौन से होते हैं? जैसे आसन्न कोण होते हैं आपके पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी। अब पड़ोसी कैसे? पड़ोसी ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के बराबर में एक और घर है, ठीक है, तो तुम्हारे घर की और उस घर की दीवार मिली हुई है, एक दीवार जो है वो ऐसे मिली हुई है, यानी कि तुम्हारे घर की और उनके घर की एक दीवार बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उधर से वो कुछ दीवार पे मारते हैं तो तुम्हें आवाज आती है, फिर तुम उसका जवाब देने के लिए इधर से दीवार में मारते हो, ठीक है। मैंने बहुत किया है मेरे घर में, परेशान थे मेरे बराबर वाले, ठीक है। तो सेम वही काम यहां पर है कि भैया दो घरों में अगर एक दीवार कॉमन है, मतलब एक दीवार ऐसी है जो इधर वाले घर में भी आ रही है, इधर वाले घर में भी आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? आसन्न घर। और सेम ऐसे ही कोणों के अंदर आता है कि अगर मान लो दो कोणों में एक भुजा कॉमन है, दो कोणों में अगर एक भुजा कॉमन है तो उन्हें बोला जाता है आपका आसन्न कोण। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास दो कोण हैं। पहला ये वाला कोण, मान लो मैं इन्हें नाम दे देता हूं किरणों को ए बी सी, और ये हो गया पी बी सी। तो एक ये वाला कोण है ए बी सी और दूसरा ये वाला कोण है हमारा पी बी सी। ठीक है, और अब आप इन दोनों कोणों में देखो, इन दोनों कोणों में देखो, आपके पास एक भुजा जो है वो कैसी है? एक भुजा जो है वो आपकी कॉमन है, यानी कि ये भुजा जो है ये दोनों ही कोणों में आ रही है। ये वाली जो हमारी भुजा है, ये वाली जो हमारी भुजा है बी सी भुजा जो है वो हमारा कोण ए बी सी में भी आ रही है और बी सी भुजा आपकी कोण पी बी सी में भी आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो कोण ए बी सी और कोण पी बी सी है ये दोनों आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है। लेकिन चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं बीच में एक और किरण बना देता हूं, ये रही, ठीक है, ये मैंने बीच में एक और किरण बना दी। अब देखो, अब हमारे पास अलग अलग कोण बन रहे हैं। कौन कौन से भैया? अब हमारे पास कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी सी, एक बन रहा है हमारा, इस कोण को नाम दे देता हूं मैं, इस किरण को नाम देता हूं बी क्यू। तो एक बन रहा है क्यू बी सी, एक बन रहा है हमारा कौन सा भाई? पी बी क्यू। तो अब देखो, आपका पी बी क्यू और क्यू बी सी तो आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि पी बी क्यू और क्यू बी सी में क्यू बी जो भुजा है वो कॉमन है, वो उभयनिष्ठ भुजा है, वो कोण पी बी क्यू भी इस्तेमाल कर रहा है, वो कोण क्यू बी सी भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपका पी बी क्यू और ए बी सी ये दोनों आसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये दोनों पड़ोसी नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। पी बी क्यू यहीं खत्म हो गया, ए बी सी यहां खत्म हो गया, दोनों के बीच में कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो दोनों कोण इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पी बी क्यू और ए बी सी आसन्न नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपका पी बी क्यू आसन्न है क्यू बी सी के, क्योंकि दोनों क्यू बी भुजा क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका क्यू बी सी जो है वो भुजा आपके कोण ए बी सी के आसन्न है। क्यों? क्योंकि दोनों बी सी भुजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पी बी क्यू ए बी सी के आसन्न नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो भैया ऐसे कोण जिनमें उभयनिष्ठ भुजा होगी उन्हें बोला जाता है आसन्न कोण। अब आसन्न कोणों के बाद आते हैं हमारे पास क्या? हमारे पास आते हैं रैखिक कोण। तो देखो भाई, आपके आसन्न कोण वो होते हैं, सबसे पहली चीज तो अगर मान लो मेरे पास दो आसन्न कोण हैं, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास दो आसन्न कोण है, एक ये रहा, एक ये रहा, और रैंडम ये रहा, ठीक है। इस कोण का नाम है आर एस टी और इसका नाम है पी एस टी। दोनों आसन्न कोण है, दोनों आसन्न कोणों में एक भुजा आप देख सकते हो ऐसी है जो कि दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये उभयनिष्ठ भुजा है। पी एस भुजा जो है, सॉरी एस टी भुजा जो है, एस टी भुजा जो है ये कैसी भुजा है? ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं,
दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसी भुजा को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या है भाई? उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, दो कोण कौन कौन से हैं? एक कोण हमारे पास ये वाला है RST, और दूसरा कोण ये वाला है PST। तो दोनों के बीच में आपका ST जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, और ये दोनों कोण इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपके पास दो भुजाएं ऐसी भी हैं जो कि आपका दोनों कोण इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, RS भुजा कोण RST इस्तेमाल कर रहा है, PS भुजा कोण PST इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, इस कोण की अलग है, इस कोण की अलग है। वो उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों भुजा दोनों कोण में अलग अलग हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं अउभयनिष्ठ भुजा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, अउभयनिष्ठ भुजा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इन्हीं से ही सर आपके रैखिक कोणों के युग्म की परिभाषा आती है। तो रैखिक कोण के युग्म क्या होते हैं? वे आसन्न कोण, वे आसन्न कोण, वे आसन्न कोण। रैखिक कोण होने के लिए आसन्न कोण होना जरूरी है। रैखिक कोण होने के लिए आसन्न कोण होना जरूरी है। तो वे आसन्न कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजा भुजा एक सरल रेखा बनाती है, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका वे आसन्न कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजा सरल रेखा बनाती हैं वो आपका क्या होते हैं? रैखिक कोण होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो वो आसन्न कोण जिन कोणों का योग 100, वो ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, वो रैखिक कोणों के युग्म होते हैं। जैसे कि अगर तुम यहां पर देखोगे तो इनकी जो अउभयनिष्ठ भुजा है, इनकी जो अउभयनिष्ठ भुजा है वो सरल रेखा नहीं बना रही। RP कोई सरल रेखा नहीं है। ठीक है, ये यहां से यहां तक सीधी आ रही है, ये टेढ़ी हो गई, ये कोई सरल रेखा नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं दो कोण ऐसे बना देता हूं, आपका A B C और D B C। तो अब यहां पर हमारे पास दो आसन्न कोण हैं, एक है ABC और दूसरा है DBC। दोनों के अंदर तुम देख सकते हो हमारे पास एक उभयनिष्ठ रेखा है। कौन सी? हमारे पास एक उभयनिष्ठ रेखा है हमारी BC, हमारे पास एक उभयनिष्ठ रेखा है BC। ठीक है, और हमारे पास दो अउभयनिष्ठ रेखाएं हैं, कौन कौन सी? हमारा AB और BD। और हम यहां पर देख रहे हैं कि भैया AB और BD मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं, AB और BD मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो यानी कि ये दो ऐसे आसन्न कोण हैं जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक सरल रेखा बना रही हैं। इसका मतलब कोण ABC और कोण DBC हमारे ऐसे आसन्न कोण हैं जो कि रैखिक कोणों के युग्म है। ठीक है,
कोण पीएसटी और आरएसटी रैखिक कोणों के युग्म नहीं है, क्योंकि इनकी अउभयनिष्ठ भुजा सरल रेखा नहीं बना रही, लेकिन इनकी बना रही है। तो ये दोनों आसन कोण आपके रैखिक कोण है। या फिर तुम देख सकते हो इन दोनों कोणों का जो योग आ रहा है वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण है। ठीक है, यहां पर योग 180 डिग्री नहीं आएगा। ठीक, तो आपके ऐसे कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, ऐसे आसन कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा बनाती हैं, वो रैखिक कोणों के युग्म होते हैं। या फिर ऐसे आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वो आपके रैखिक कोणों के क्या होते हैं, युग्म होते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं तो इससे रिलेटेड प्रमेय आ जाती है हमारे पास। सबसे पहली प्रमेय क्या है, चलो साथ ही साथ वो भी देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं हमारे वो कोण जब देखो आपकी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब कोई भी दो रेखाएं रैंडमली किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, आपका ए बी, ठीक है, और पी क्यू, दो रेखाएं हैं ए बी और पी क्यू, दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बिंदु ओ पर हमारे अलग अलग कोण बन रहे हैं, तो इन्हें आप कोण ओ नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि चार कोण बन रहे हैं। अगर तुम कोण ओ बोलोगे तो कैसे पता चलेगा किस कोण की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, जैसे सबसे पहले तो मुझे इस वाले कोण के नाम बताओ। तो नाम अगर तुम देखोगे इस कोण का क्या नाम होगा, पी ओ बी या फिर आपका बी ओ पी, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसे। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कोण का क्या नाम होगा भाई, क्या नाम होगा, पी ओ ए, और कोण ए ओ पी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कोण का क्या नाम होगा भाई, इसका नाम होगा ए ओ क्यू या फिर आपका कोण क्यू ओ ए, दोनों में से कोई भी नाम दे दो। और ऐसे ही इस वाले कोण का नाम क्या होगा, इस वाले कोण का नाम होगा कोण क्यू ओ बी या फिर आपका कोण बी ओ क्यू, दोनों में से कोई भी नाम दे दो, सेम ही बात है। ठीक है, तो अब देखो इनमें आसन शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण वो होंगे जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें से शीर्षाभिमुख क्या होता है, जैसे तुम अभी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो, अपोजिट बैठे हुए हो, तो तुम मेरे शीर्षाभिमुख हो। ठीक है, सेम यहां पे ही जैसे ही कोण पी ओ बी के जो अपोजिट कोण है, इसके शीर्ष के जो अपोजिट कोण है, जैसे ये है, इसके शीर्ष के अपोजिट कोण ये नीचे वाला है, तो पी ओ बी का आपका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो है ए ओ क्यू। ठीक है, ऐसे ही ये कोण है पी ओ ए, इसके शीर्ष के अपोजिट वाला कोण है ये, यानी कि बी ओ क्यू। तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक दूसरे के जो अपोजिट वाले कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाएं अब, हाँ भाई आगे बढ़ जाएं अब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर हमारे पास कुछ प्रमेय और कुछ हमारे पास टॉपिक आते हैं जो मैं एक एक करके अभिग्रहित आती हैं, जो कि मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। प्रमेयों को हम सिद्ध नहीं करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली प्रमेय जो हमारे पास आती है निकलकर वो ये है। सबसे पहले हमारे पास आती है अभिग्रहित। क्या, सबसे पहली अभिग्रहित है हमारे पास, यदि यदि एक किरण एक किरण एक एक किरण एक सरल रेखा पर खड़ी है, तब इससे बने आसन्न कोण
कोण आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा भाई? 180 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा? देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास एक किरण है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक किरण है, मतलब ये हमारे पास एक सरल रेखा है ए बी, ए बी, और इस ए बी रेखा पर एक किरण खड़ी है। ये मान लो मैंने ये किरण खड़ी कर दी, आपका ओ सी, ओ सी किरण है, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने इस सरल रेखा पर एक किरण खड़ी करी, तो आपके पास दो आसन्न कोण बन गए। कौन कौन से? एक तो बन गया बी ओ सी, ठीक है, और दूसरा बन गया आपका ए ओ बी, और आपका कौन सा? ए ओ सी, और एक बन गया बी ओ सी, ठीक है। ये दो आसन्न कोण बन गए। तो इस अभिग्रहित के अनुसार आपके जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी होगी, तो आसन्न कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि जो आसन्न कोण होंगे वो कैसे होंगे? वो संपूरक होंगे। सबसे पहली प्रमेय ये है, सबसे पहली अभिग्रहित है। ये अभिग्रहित है, इसे आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सबसे पहली प्रमेय आती है वो है शीर्षाभिमुख कोणों के लिए। ये वाली सबको समझ में आ गई कि अगर किसी भी सरल रेखा के ऊपर कोई किरण खड़ी है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो क्या होगा भाई शीर्षाभिमुख कोणों में? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण भाई? शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। ये है भाई हमारी पहली प्रमेय कि मान लो दो रेखाएं हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। एक रेखा हो गई ये, और एक रेखा हो गई ये, ठीक है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लो ये हो गई आपकी रेखा ए बी, और ये हो गई आपकी पी क्यू, ठीक है। अब यहां पर जो इस केस में शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, यानी कि ये वाला कोण जो है कोण ए ओ बी, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? जो बिल्कुल इसके अपोजिट कोण है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ए ओ बी कोण ए ओ क्यू, सॉरी, और नीचे कोण पी ओ बी बराबर होगा किसके? आपके, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और वहीं पर हमारे ये वाला कोण ए ओ पी बराबर होगा इस वाले कोण के, कोण बी ओ क्यू के, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। कोण ए ओ क्यू बराबर होगा कोण पी ओ बी के, साथ ही साथ हमारा कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण बी ओ क्यू के, ठीक है। ये है हमारा क्या?
ये है भाई हमारा इस चैप्टर की पहली प्रमेय। ये अभिग्रहित थी, ये प्रमेय है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बता रहा हूं मैं, ताकि तुम लोगों का कुछ भी छूटे ना, कुछ भी मिस ना हो, और हर एक तरीके का क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, इसके बाद मैं सीधा मेन मुद्दे पर चलता हूं, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में बताता हूं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रमेय बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सीधा समांतर रेखाओं की बात करते हैं। तो देखो, हम जानते हैं समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, जैसे ये आपका दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, पी ए क्यू बी। तो यहां पर पी क्यू और ए बी समांतर रेखाएं हैं क्योंकि एक दूसरे को नहीं काट रही। अगर मान लो मैं दो रेखाएं ऐसी बना देता हूं इस तरीके की, जो कि मुझे दिख रहा है कि भाई अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक दूसरे को काट जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं असमांतर रेखाएं या फिर हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये समांतर नहीं है, आर एस टी यू। ठीक है, ये समांतर नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काट जाएंगी। ठीक है, और ये समांतर हैं क्योंकि ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी भी नहीं काटेंगी और इनके बीच की दूरी हमेशा समान ही रहेगी। इनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलेगी, समान ही रहेगी। ठीक है, अब तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा भाई आपकी किसी भी प्रकार की रेखा की हो सकती है, असमांतर रेखाओं की भी हो सकती है, समांतर रेखाओं की भी हो सकती है। तो तिर्यक रेखा बेसिकली है क्या? तिर्यक रेखा क्या होती है कि अगर मान लो दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे बोला जाता है तिर्यक रेखा। उसे बोला जाता है भाई तिर्यक रेखा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर तुम देख सकते हो कि हमारा ये दो रेखाएं हैं आर एस और टी यू। इन्हें एक रेखा मान लो आपका एक्स वाई, दो अलग अलग बिंदु टी, आपका डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई रेखा है जो आर एस और टी यू को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसी को हम बोलेंगे क्या? हमारी आर एस और टी यू की तिर्यक रेखा। यही क्या है? यही हमारी तिर्यक रेखा है, आर एस और टी यू की। सेम ऐसे ही जैसे मान लो ये हमारी एक रेखा हो गई हमारी यू वी। यू वी जो कि हमारी इन दोनों रेखा पी क्यू और ए बी को बिंदु जी और एच पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी यू वी रेखा जो है वो पी क्यू और ए बी की तिर्यक रेखा हो गई। क्या हो गई भाई? तिर्यक रेखा। तो जो ऐसी रेखा जो हमारी दी गई दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा सबको समझ में आ गया। अब तिर्यक रेखा समझने के लिए, समझने के बाद तुम्हें एक बहुत बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी। ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आ जाओ समझो। सबसे पहली चीज, जब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वहां पर आपके पास 8 कोण बनते हैं। तो जैसे यहां पर तुम देखोगे, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, आपका 5, 6, 7,
8। अब देखो आपको बहुत बेसिक चीज समझनी है, ठीक है, कि सबसे पहले आसन्न कोण कौन से होते हैं, सॉरी आसन्न तो मैं बता चुका हूं, संगत कोण कौन से होते हैं। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, तो इनमें से संगत कोण कौन से हैं। तो मान लो ये जो दोनों बिंदु जहां पर आपके कोण बन रहे हैं, अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो जो जिस कोण के ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखता हूं, तो तुम्हें पता है कि कोण 1 के ऊपर कौन सा कोण आएगा, कोण 8 आएगा। तो यानी कि कोण 1 और कोण 8 संगत कोण हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपका कोण 2 के ऊपर कौन सा कोण आएगा भाई, कोण 2 के ऊपर कोण 7 आएगा, तो कोण 2 और कोण 7 संगत कोण हो गए। ऐसे ही आपका कोण 3 के ऊपर कौन सा कोण आएगा भाई, कोण 3 के ऊपर कोण 6 आएगा, तो कोण 3 और कोण 6 संगत कोण हो गए। और ऐसे ही आपका कोण 4 के ऊपर कौन सा कोण आएगा भाई, कोण 4 के ऊपर कोण 5 आएगा, तो कोण 4 और कोण 5 संगत कोण हो गए, ठीक है। तो ये हो गए संगत कोण। संगत कोणों के बाद क्या आता है, संगत कोणों के बाद आते हैं आपके अंतः कोण। अंतः कोण कौन से होते हैं, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहे हैं, अंदर की तरफ, दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं वो अंतः कोण होंगे। जैसे यहां पर आर एस और टी यू को जब दो रेखा काट रही हैं तो अंदर की तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं, दोनों रेखाओं में बीच में जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण होंगे। जैसे कि आपका 4, 3, 7, 8 ये अंतः कोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक और चीज आती है एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं, जो कोण Z बनाते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। मतलब अंतः कोण आ रहा है यानी कि अंदर वाले कोण, अंतः कोण आ रहा है यानी कि अंदर वाले कोण। तो जो कोण अंदर वाले जो कोण Z बनाते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। जैसे कि तुम यहां पर देखोगे ये वाला कोण यानी कि कोण नंबर 4 कोण नंबर 7 के साथ Z बना रहा है, कोण नंबर 4 जो है वो कोण नंबर 7 के साथ Z बना रहा है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो जो क्रॉस वाले कोण होते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो आपका कोण 4 और कोण 7 एकांतर अंतः कोण होंगे। ऐसे ही आपका कोण 3 जो है वो कोण 8 के साथ क्या बना रहा है, Z बना रहा है। तो कोण 8 और कोण 3 एकांतर अंतः कोण होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक चीज और आती है, क्या, आपके तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। तो ये तिर्यक रेखा है, इसकी एक तरफ के अंतः कोण, तो अंतः कोण तो यही है 3, 4, 7, 8। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण कौन कौन से हैं, आपका 3 और 7 तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण है, और 4 और 8 तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ के अंतः कोण है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, संगत कोण सबको समझ में आ गए। अब इन्हीं से जुड़ी हुई प्रमेय है, क्या, देखो भाई, अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी कि कोण यू जी क्यू बराबर होगा कोण क्यू जी बी के, ठीक है, सॉरी जी एच बी के। कोण यू जी क्यू बराबर होगा कोण जी एच बी के, ठीक है। ऐसे ही आपका कोण बी एच वी बराबर होगा आपका कोण क्यू जी एच के। मतलब समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। आपका कोण पी जी एच बराबर होगा कोण ए एच वी के। और ऐसे ही आपका अगर कोण, जो कोण है पी जी यू, ये बराबर होगा कोण ए एच जी के। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के सभी संगत कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि जो Z बनाने वाले कोण हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब कि ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, आपका ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और दूसरा आपका Z बनाने वाला दूसरा कोण कौन सा है, ये रहा, ठीक है। यानी कि क्रॉस वाला दूसरा अंतः कोण ये रहा, ये कोण बराबर होगा इस वाले कोण के।
ठीक है। दूसरी चीज क्या, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग, जैसे कि आपके इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इधर वाले दोनों कोण अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इधर वाले दोनों अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये है हमारे समांतर रेखाओं के गुण। ठीक है, अब अगर किन्हीं दो रेखाओं को समांतर रेखा सिद्ध करना है तो वो भी आसान है। वो कैसे करते हैं हम, वो करते हैं कि मान लो अगर दो रेखाएं हैं हमारे पास, ठीक है, दो रेखाएं हैं और उसमें तुम दो रेखाओं की तिर्यक रेखा के संगत कोणों का एक युग्म बराबर दिखा दो। ठीक है, मतलब एक संगत कोण बराबर दिखा दो, कोई भी एक संगत कोण, तो वो रेखाएं समांतर रेखा हो जाएंगी। या फिर एकांतर अंतः कोणों का कोई एक युग्म बराबर दिखा दो तो भी वो रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएंगी। या फिर अगर तुम तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री दिखा दोगे तो भी वो रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके बाद जो तुम्हारे सिलेबस में आने वाली प्रमेय है वो कौन सी है, वो है कि आपका एक रेखा के समांतर सभी रेखाएं रेखाएं आपस में भी आपस में भी आपस में भी समांतर होती हैं। मतलब कि अगर आप एक रेखा के समांतर रेखाएं बनाते हो तो वो आपस में भी समांतर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये बनाया, एक रेखा ये रही, ठीक है, इसके समांतर मैंने एक रेखा यहां पर बनाई और एक रेखा यहां पर बनाई, ठीक है, एक रेखा यहां पर बनाई। ठीक, तो मान लो आपका ये है ए बी, ठीक है, ये है पी क्यू, ये है आपका आर एस और ये है आपका डी ई। और आपने क्या करा है, आपने इन सारी रेखाओं को समांतर बनाया है पी क्यू के। ठीक है, आपका ए बी भी पी क्यू के समांतर है, आपका आर एस भी पी क्यू के समांतर है और आपका डी ई भी पी क्यू के समांतर है। तो भाई देखो, जब सारी रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर होंगी तो वो आपस में भी समांतर होंगी, यही हमारी ये प्रमेय कहती है। ठीक है, यानी कि आपका ए बी आर एस डी ई ये सब भी आपस में समांतर होंगी। बस यही प्रमेय हमारी कहती है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके कुछ। जैसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कोण ए ओ बी एक ऋजु कोण है तो उसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं ऋजु कोण का मान कितना होता है, ऋजु कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा 63 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो मान लो 63 डिग्री का पूरक कोण जो है वो x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री के। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना हो गया भाई, हाँ जी बताओ कितना हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हो जाएगा 27 डिग्री। तो हमारा 27 डिग्री क्या हो जाएगा, 27 डिग्री हमारा 63 डिग्री का पूरा कोण हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तीनों में से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको दो रेखाएं दी हुई हैं जो कि एक दूसरे के समांतर है। मैं डायग्राम बता रहा हूं, उससे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। ए बी, ठीक है, पी क्यू,
आपका आर एस टी। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ है कोण x, ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है कोण y, ठीक है, और ये है आपका कोण z। इनके आपको मान निकालने हैं और आपको यहां पर एक कोण दिया हुआ है 127 डिग्री का, साथ ही साथ आपको बोला गया है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आर एस जो है वो पी क्यू पर लंब है। ठीक है, तो आपको चित्र में यही चित्र दिया हुआ है, आपको इससे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, मैं लिखना भी चाहूं तो क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो कि चित्र में एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात करें 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 यदि पी क्यू समांतर है ए बी के, आपका क्या, आपका कोण, इसके अलावा आर एस लंब है पी क्यू पर, तथा कितना, आपका कोण टी एस क्यू बराबर है 127 डिग्री के। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, डायग्राम देख के ही सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। आ जाओ भाई, तो सबसे पहले आप देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सबसे पहले, बहुत ध्यान से देखना, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, और ये देखो ये क्या है, ध्यान से देखना भाई, ए बी समांतर है पी क्यू के, और ये समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के z बनाने वाले कोण बराबर होते हैं या नहीं होते, एकांतर अंतः कोण, यानी कि कोण ए टी एस बराबर हो जाएगा कोण टी एस क्यू के। ठीक है, तो क्या आएगा आपका कोण ए टी एस बराबर होगा कोण टी एस क्यू के। कोण ए टी एस कितना है y, कोण टी एस क्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 127 डिग्री, तो ये आ गया 127 डिग्री। अब हमें यह भी पता है कि ये क्या है, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर एक किरण खड़ी है। हम जानते हैं जब सरल रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका कोण ए टी एस प्लस कोण आर टी एस बराबर हो गया 180 डिग्री के। कोण ए टी एस है y, कोण आर टी एस है z, बराबर हो गया 180 डिग्री के। y का मान 127 डिग्री हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्लस z बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहां से 127 डिग्री इधर चला जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 53 डिग्री। कितना आ गया भाई 53 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखो आपका कोण टी एस क्यू जो है वो दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, टी एस क्यू जो है वो दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, टी एस आर प्लस कोण आर एस क्यू। तो टी एस क्यू का मान 127 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी एस आर का मान है x, और आर एस क्यू का मान कितना है भाई आर एस क्यू, क्योंकि भैया ये लंब है, आर एस जो है वो पी क्यू पर लंब है, तो यानी कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया x के बराबर, तो x का मान कितना हो गया भाई 127 माइनस 90 करेंगे तो ये आ गया 37 डिग्री, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना। आज की क्लास को मैं यहीं पर ही एंड करता हूं।
अब हम मिलेंगे सीधा दृष्टि बैच के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम करेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज को एक साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में दृष्टि बैच के, जहां पर हम चतुर्भुज और त्रिभुज को एक साथ निपटाएंगे। ठीक है, तो रेडी रहना, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। आई होप तुम्हें आज की क्लास में कराई हुई सारी प्रमेय अच्छे समझ में आ गई होंगी, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और